नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की जयंती पर मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनका भावपूर्ण स्मरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने देश की आज़ादी के लिए आंदोलन निहत्ती जनता पर गोली चलाने के आदेश को अस्वीकार कर अद्वितीय देशभक्ति, साहस और नैतिक दृढ़ता का परिचय दिया। उन्होंने कहा कि पेशावर कांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा और क्रांतिकारी आधार प्रदान किया। एक्टर उर्मिला सनावर द्वारा अंकिता मर्डर मामले में कथित ऑडियो जारी किए जाने के बाद कांग्रेस द्वारा मामले को तूल दिए जाने पर सुरेश राठौर ने मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा। उन्होंने ऑडियो की फोरेंसिक जांच की मांग की और कहा कि अगर वे दोषी पाए जाते हैं तो जेल जाने के लिए तैयार रहें। राठौर ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि उर्मिला सनावर कांग्रेस के संपर्क में है और पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहती है, इसलिए वे बीजेपी और उनके नेताओं की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि उर्मिला के खिलाफ कार्रवाई की जाए और ऑडियो की जांच की जाए। दुष्यंत गौतम जी को बदनाम करने का षड्यंत्र जो अगर कोई रचा गया है वो उर्मिला सनावर को टूल के रूप में कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। दुष्यंत गौतम जी भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च हमारे दलित समाज के नेता हैं, वो राष्ट्रीय महामंत्री हैं, वो उत्तराखंड के प्रभारी हैं। उनका जीवन भारतीय जनता पार्टी में बीता है। उनको शब्द को गलत इस्तेमाल करके कहीं गट्टू, कहीं मट्टू, कहीं फट्टू, इस तरह के इस्तेमाल करके जो मखौल सा बनाया जा रहा है, एक चमारी सब पर भारी, ये बड़ा निंदनीय कार्य है। उर्मिला सनावर कांग्रेस के पाले में है, कांग्रेस के टूल के रूप में काम कर रही है और वो हमारी बिटिया अंकिता भंडारी के नाम को लेकर भड़काकर जो देशद्रोह का काम कर रही है, उत्तराखंड को भड़काने का काम कर रही है, आग लगाने का काम कर रही है, सनसनी फैलाने का काम कर रही है, उसके विरुद्ध उस पर मुकदमा होना चाहिए। मैंने जो धारा उसके अंदर मुकदमा दर्ज कराया था वर्ष 2024 के 9वें महीने में, वो मेरे से वसूली करती थी, अवैध वसूली मांगती थी और शोषण करती थी। उसके बाद में वो रुकी नहीं, उसने शपथ पत्र दिया कि मैं आपको अब से आज से अपना पति नहीं लिखूंगी, मुझे मुख्य सेविका बना दो। वो शपथ पत्र भी मैंने टीवी के अंदर रख दिया है। उसके बाद भी वो नहीं बाज आई। फिर मुझे अपनी फैक्ट्री बेचकर उसको 50 लाख रुपया नगद देना पड़ा और वो चुपती नहीं है, बार बार पैसे की मांग करती है। उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। देश भर में मनरेगा को लेकर सियासी घमासान जारी है। बीजेपी इसे गरीबों और ग्रामीण रोजगार से जुड़ी अहम योजना मानते हुए कांग्रेस पर पलटवार कर रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस को भगवान राम के नाम पर कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस राम विरोधी नहीं बल्कि राम के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है। उन्होंने आरोप लगाया कि मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने की कोशिश की जा रही है। वहीं उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने हरीश रावत के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य योजनाओं को सशक्त बनाना है, न कि उन्हें समाप्त करना। भक्त वत्सल राजा रामचंद्र के भक्त हैं, हम तो रघुवंशी हैं और दुनिया के अंदर राम के सबसे बड़े भक्त महात्मा गांधी थे, जिन्होंने देश को जो है रघुपति राघव राजा राम का एक अमूर्त जो है भजन दिया। और राम ने हमेशा अपने भक्त को आगे रखा है और आप राम के नाम लेकर के उनके भक्त का नाम समाप्त कर रहे हैं। आज़ाद भारत में किसी ने कल्पना की कि महात्मा गांधी का नाम पर कोई योजना हो और उसको समाप्त कर दिया जाए? और ये मनरेगा को ही अकेले आप महात्मा गांधी का नाम ही समाप्त नहीं कर रहे हो, बल्कि जो ग्राम सरकार की कल्पना थी आपने उसको समाप्त कर दिया। पहले ग्राम पंचायतों के पास सीधे पैसा आता था और वो निर्धारित करते थे क्या विकास के काम करने, आपने उसको सेंट्रलाइज कर दिया है। अब आप दिल्ली से उस काम को करने का काम करेंगे। आपने ग्राम सभाओं के अधिकार को छीन लिया और राज्यों को आप विवश कर रहे हैं कि वो मनरेगा को छोड़ दें, इस योजना को छोड़ दें, क्योंकि 40% कहाँ से जुटाएंगे राज्य सरकारें जो है।
संसाधन। उत्तराखंड को तो केवल 10% देना पड़ेगा, लेकिन और राज्यों में तो 40% देना पड़ेगा जो है। तो ये मनरेगा की जो आत्मा थी रोजगार गारंटी की, जो दुनिया में हमारी शान थी, हम दुनिया के किसी भी मंच पर कहते थे कि हमारे देश के अंदर रोजगार की गारंटी की योजना है, जो दुनिया में कम्युनिस्ट मुल्कों में भी नहीं है करके, लेकिन आज आपने वो गारंटी योजना को समाप्त कर दिया। कल मैंने मनरेगा को श्रद्धांजलि अर्पित की। मैंने कहा, हे मनरेगा, तूने हमारी शान बढ़ाई, लेकिन हम आएंगे तो फिर मनरेगा लाएंगे। चलते हैं जयपुर, जहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार वो आपको सुनाते हैं। हनुमान जी की मुष्टिका बनाइए और बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज के इस राज्य स्तरीय रोजगार महोत्सव के अवसर पर क्योंकि आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती है, हम इसे सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। आज इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में हमारी साथी उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, दूसरे हमारे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी, इस विभाग के मंत्री कौशल नियोजन एवं उद्यमिता कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी राठौर साहब, हमारे अध्यक्ष विश्वकर्मा कौशल बोर्ड योजना के रामगोपाल सुतार जी, मुख्य सचिव श्री बी श्रीनिवास जी, मुख्य सचिव कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग कुलदीप रांका जी, इस कार्यक्रम में आए सभी अधिकारीगण, सभी कंपनी के ओनर एवं मेरे दिल के नजदीक रहने वाले भारत की तरुणाई, मेरे युवा भाइयों और बहनों, आप सभी का इस रोजगार उत्सव में मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं। आप सभी को इस रोजगार मेले में आने पर, क्योंकि मुझे पता है आप कहां से आए हैं और किस परेशानी के साथ आए हैं। मैं आपको ये भी जानता हूं, कई लोग मेरे भाई ऐसे होंगे जो रेल ट्रेन से में आए होंगे, अगर उनको सीट नहीं मिली होगी तो खड़े होकर के आए होंगे, क्योंकि मैंने ये जो आपका ये समय मैंने बहुत अच्छी तरह से नजदीकी से देखा है। ट्रेन में जगह नहीं मिलती है तो नीचे गैलरी में ही बिछा करके, तौलिया स्वापी बिछा करके जो भी है उसे करके सो जाते थे, क्योंकि ये रोजगार की हमारे जीवन में बहुत महत्वता है और हम व्यक्ति की परेशानी को जान सकते हैं। हमारा युवा पढ़ लिख करके तैयार होता है, रोजगार की तलाश में जाता है, किसी बस में लटकता है, घर से खाने का सामान लेकर के आता है, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि आप चिंता मत करिए, राजस्थान सरकार पूर्ण रूप से हमारे युवाओं के साथ है, इसलिए चिंता करने की आपको किसी प्रकार की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताना भी चाहता हूं, क्योंकि ये इस आयोजन से युवा ऊर्जा को महसूस कर रहा है। ये मेला सरकार की उस सोच का प्रतीक है जिसमें रोजगार कौशल उद्यमिता प्राथमिकता है। आज इस रोजगार मेले में निजी क्षेत्र के 20 से अधिक सेक्टरों के 100 से अधिक नियोक्ता भाग ले रहे हैं। और हमने अभी जब हमने घूम करके देखा था तो मैंने कहा है कि ये मेले हमारे हर जिले में लगेंगे, जिससे कि वहां के जो युवा हैं, जिस स्किल से वो निकल करके आते हैं, वो उनको वहीं रोजगार मिले तो उनका एक सहारा बनता है।
अगर किसी को 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर जाके रोजगार मिलता है तो वो सिर्फ अपना ही काम चला पाएगा, बूढ़े माँ बाप का काम नहीं चला पाएगा, क्योंकि वो उसका खर्चा इतना वहां हो जाएगा। हम सोचते हैं कि हमारा भाई हमारे परिवार के साथ खाना खाए, वहीं रहे, और वहीं नजदीक में अगर उसको रोजगार मिलेगा, थोड़ा कम मिलेगा उसमें भी काम चलेगा, लेकिन परिवार के साथ खुश रहेगा, परिवार के हर दुख में सुख में वो शामिल रहते हुए अपने रोजगार को भी करेगा और अपने परिवार की, माता की, पिता की, ताऊ की, ताई की देखभाल भी करेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि ये रोजगार मेले हर जिले में लगे, और उस जिले की स्थिति क्या है ये भी हमें आंकलन करना है, ये भी हमें आंकलन करना है। उस आंकलन के आधार पर हमें बढ़ना है। आज हमारी सरकार 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज आयोजित इस रोजगार उत्सव में फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। फिलहाल सीधे आपको लेकर चलते हैं लखनऊ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंचे हुए हैं और उन्होंने वहां पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। इसके प्रेरणा स्रोत हैं भारत रत्न अटल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस समारोह में मौजूद हैं और उनके दौरे को लेकर काफ़ी समय से तैयारियां भी चल रही थी और आज राष्ट्र प्रेरणा स्थल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। तो लखनऊ दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज उन्होंने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। तो तस्वीर में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र प्रेरणा स्थल पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने स्थल का अवलोकन किया। अब से कुछ ही देर में वो लोकार्पण करने के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम स्थल पहुंचने के बाद भारत माता की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने बीजेपी और जनसंघ के गलियारे का अवलोकन किया। इस गलियारे में जनसंघ और बीजेपी की पूरी यात्रा को तस्वीरों के माध्यम से दिखाया गया है। इसके बाद पीएम मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी गैलरी का भ्रमण किया। इस गैलरी में डॉक्टर मुखर्जी के जीवन से जुड़े हुए विभिन्न चित्र और प्रतीक चिन्ह रखे गए हैं। तो प्रेरणा स्थल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फीट ऊंची भव्य कांस्य प्रतिमाएं लगी हैं। राष्ट्र प्रेरणा स्थल 65 एकड़ में फैला है और इसके निर्माण पर 232 करोड़ रुपए का खर्च आया है। इसका निर्माण दिसंबर 2022 में शुरू हुआ था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का निर्माण प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार ने किया है, जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी का भी निर्माण किया था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का निर्माण मूर्तिकार माटू राम ने पूरा किया है। तीनों विभूतियों की प्रतिमाओं के निर्माण पर 21 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ के बसंत कुंज योजना में बने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण किया है और आयोजन में 1.5 लाख से अधिक लोग शामिल हुए हैं।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ के बसंत कुंज योजना में बने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का लोकार्पण करने पहुंचे। आयोजन में 1.5 लाख से अधिक लोग शामिल हुए हैं। कार्यक्रम की तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी थी। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बसंत कुंज योजना में बने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर पहुंचे और उन्होंने लोकार्पण किया। पीएम यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 विभूतियां अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भव्य प्रतिमाओं का अनावरण किया। बढ़ते अगली खबर की ओर। रामनगर में क्रिसमस और नववर्ष के मद्देनजर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। एसडीएम प्रमोद कुमार ने संबंधित विभागों और रिजॉर्ट संचालकों के साथ बैठक कर सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण पर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि त्योहारों के दौरान रामनगर और कॉर्बेट क्षेत्र में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है, इसलिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहेगा। एसडीएम ने कहा कि इको सेंसिटिव जोन में कड़ी निगरानी रखी जाएगी और नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यातायात व्यवस्था पर भी चर्चा हुई और पुलिस को जाम, पार्किंग और भीड़ नियंत्रण के लिए ठोस इंतजाम करने के भी निर्देश दिए गए हैं। 31 को लेकर, क्रिसमस को लेकर के मीटिंग की गई है। इस मीटिंग के माध्यम से हम लोगों ने सभी होटल व्यवसायियों को बताया है कि सीटीआर का जो जोन हमारा एक साइलेंट जोन भी है और साथ ही साथ यहाँ पर टूरिज्म की काफ़ी इन्फ्लो भी काफ़ी ज़्यादा रहेगा। तो इस दौरान कोई भी जो भी होटल, रिजॉर्ट स्वामी जो भी हैं, अपने जो लाउड स्पीकर की जो सीमा रहेगी या उस दिन जो प्रोग्राम कार्यक्रम की सीमा रहेगी तो काफ़ी धीमी गति से चलाएंगे। रात के 10 बजे के बाद तो इतना धीमे रखेंगे ताकि जो है उसकी आवाज़ उनके कैंपस से बाहर किसी भी हालत में ना जाए, कहीं किसी प्रकार से वन्य जीवों को प्रभाव न पड़े, साथ साथ अन्य जो नागरिक हैं उन पर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। इसके अलावा जो ट्रैफिक को लेकर के इस बार जो डाइवर्जन प्लान बनाया उसके बारे में सीओ साहब ने काफ़ी डिटेल में बता दिया सभी को कि इस बार काशीपुर बाजपुर से होते हुए जो भी वाहन वहाँ से आएंगे दोराहा होते हुए कट मार के बैलपड़ा होकर ही रामनगर में प्रवेश कर पाएंगे। इससे वन वे सिस्टम बनेगा, सर्किट एक तरफ चलेगा और कहीं पर कोई जाम की समस्या भी उत्पन्न यहाँ पर नहीं होगी। हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र में साप्ताहिक पीठ को बंद किए जाने के विरोध में आज जोरदार प्रदर्शन किया गया। बीजेपी जिला अध्यक्ष एससी मोर्चा तेलूराम चनालिया प्रमुख रूप से मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि पीठ जिस जमीन पर लगती थी वह सिंचाई विभाग की भूमि है, जिसे उत्तराखंड सरकार उपयोग कर रही है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के कारण सड़क किनारे अव्यवस्थित दुकानों को हटाया गया ताकि यातायात सुचारू हो सके। चनालिया ने कहा कि बीजेपी सरकार रोजगार देने में विश्वास करती है, न कि रोजगार छीनने में। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि साप्ताहिक पीठ जल्द बहाल की जाएगी और प्रभावितों को राहत मिलेगी। सिंचाई विभाग की जमीन है जिस पे ये अपनी पैठ लगा रहे थे, तो अब सिंचाई विभाग का जो पूरा का पूरा है वो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन उत्तराखंड को भी वो उन्होंने दिए हुए अधिकार के आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन पूछना तो वहीं से पड़ता है। उन्होंने खाली कराया, किसी उद्देश्य के लिए कराया होगा। सभी अतिक्रमण हो रखा था, अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए, क्योंकि ये रोड पे रख रखी थी कुछ दुकानें, तो वो सब रास्ता दिया है। जो गड्ढे में पीठ लगती थी, ये सभी जो जितने भी आप लोग देख रहे हैं वो लोग जो उस पीठ में हरी सब्जी लेकर आते थे। अभी सिंचाई विभाग के द्वारा कार्रवाई हुई थी, जितने भी अवैध दुकान थी जिसका अतिक्रमण था उसे लेकर हटाया गया। उन्हें तो नोटिस जस्पा कर दिया गया, लेकिन उसके साथ साथ में भी जो उनकी अपनी खुद की भूमि थी सिंचाई विभाग की, उस पर उन्होंने वहां गड्ढे खोद दिए। लेकिन इन जितने पीठ वाले, इनको किसी को भी सूचित नहीं किया गया। पिछली पीठ में भी इनका हजारों लाखों का नुकसान हुआ है। जो हरी सब्जी लेकर ही आए थे, इनकी वहां पे ठेर नहीं लगने दिए। लगने के बाद भी जब ये लोग यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान के सामने अब जो छोटा सा पार्क यहाँ पर बैठे, तो इनके और चलान किए गए। आज भी ये सब अपनी अपनी हरी सब्जी लेकर आए हुए हैं। कोई शासन प्रशासन की तरफ से कोई आदेश नहीं, पीठ लगनी है नहीं लगनी है, तो जनता ये तंग है, त्रस्त है, तो इसलिए यहाँ पर आप ये जमावड़ा देख रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।